Good morning, dear students. How are you? Today we are going to discuss our second chapter of political science book, Politics in Contemporary World. The title of the chapter is The End of Biopolarity. So today we shall discuss its first part. So begin for today. First, overview. Overview means परिचय. The end of biopolarity means दो ध्रुवीयता. बायोपोलैरिटी दो ध्रुवीयता का अंत. मतलब यहाँ पे जैसे रूस और अमेरिका दो देश थे, दो महाशक्तियाँ थी, दोनों अपने अपने खेमे में जो विभिन्न जो वर्ल्ड के अन्य देश थे, विश्व के जो दूसरे देश थे, उनको अपने खेमे में मिलाने की कोशिश कर रहे थे. तो अब वो उनका जो देशों पर प्रभाव था वो कम होता चला गया और जो बायोपोलैरिटी थी उसकी भावना का उसका अंत हो गया. तो चलिए शुरू करते हैं. ओवरव्यू, पहचान या परिचय. The Berlin Wall, which had been built at the height of the Cold War and was its greatest symbol, was toppled by the people in 1989. This dramatic event was followed by an equally dramatic and historic chain of events that led to the collapse of the Second World and the end of the Cold War. Germany, divided after the Second World War, was unified. द बर्लिन वॉल, बर्लिन की दीवार. ये बर्लिन की दीवार है जो बर्लिन जर्मनी की कैपिटल है और यहाँ पे एक दीवार खींची गई जिसमें एक पूर्वी हिस्सा बर्लिन का और एक पश्चिमी हिस्से, दो हिस्सों में बर्लिन को बांटा गया. पश्चिमी हिस्सा अमेरिका के आधिपत्य में था, लोकतांत्रिक और समाजवादी, और जो पूर्वी हिस्सा था ये साम्यवाद के अधीन था. यहाँ पे लोकतंत्र और पूंजीवादी अमेरिका और ये साम्यवादी, तो दोनों के प्रभाव में था ये. अब ये दीवार थी, ये शीत युद्ध का सबसे बड़ा प्रतीक थी. 1989 में 1989 में पूर्वी जर्मनी की आम जनता ने इस दीवार को गिरा दिया. इस नाटकीय घटना के बाद और भी नाटकीय तथा ऐतिहासिक घटनाक्रम सामने आया. इसके एज ए रिजल्ट, इसके परिणाम स्वरूप जो दूसरी दुनिया के पतन और शीत युद्ध की समाप्ति में हुआ. दूसरे विश्व युद्ध के बाद जो जर्मनी विभाजित हो चुका था, अब वो एकीकरण उसका हो गया. वन आफ्टर अनदर द 8 ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज दैट वर पार्ट ऑफ द सोवियत ब्लॉक replaced their communist government in response to mass demonstrations. The Soviet Union stood by as the Cold War began to end, not by military means, but as a result of mass actions by ordinary men and women. Eventually, the Soviet Union itself disintegrated. In this chapter, we discuss the meaning, the causes, and the consequences of the disintegration of the Second World. We also discuss what happened to that part of the world after the collapse of communist regimes and how India relates to these countries now. सोवियत संघ के खेमे में शामिल पूर्व यूरोप के 8 देशों ने एक एक करके जनता के प्रदर्शनों को देखकर अपने साम्यवादी शासन को बदल डाला. शीत युद्ध के अंत के समय सोवियत संघ को यह सब चुपचाप देखते रहना पड़ा. ऐसा किसी सैन्य मजबूरी से नहीं बल्कि आम जनता की सामूहिक कार्रवाई के दबाव के कारण हुआ.
अंत में स्वयं सोवियत संघ का विघटन हो गया। इस चैप्टर में हम दूसरी दुनिया के विघटन के आशय, कारण और परिणामों के बारे में पढ़ेंगे। हम यह भी यहाँ पे देखेंगे कि सोवियत शासन के पतन के बाद दुनिया के इस हिस्से में क्या हुआ और अब इन देशों से भारत के रिश्ते कैसे हैं। द बर्लिन वॉल, यहाँ पे बर्लिन दीवार है, इसके बारे में। सिम्बोलाइज द डिवीज़न बिटवीन द कैपिटलिस्ट एंड द कम्युनिस्ट। पहली बात कि बर्लिन की दीवार जो पूंजीवादी दुनिया और जो साम्यवादी दुनिया है उन दोनों के बीच में विभाजन का प्रतीक मानी जाती थी। Built in 1961 to separate East Berlin from West Berlin, this more than 150 kilometers long wall stood for 28 years and was finally broken by the people on 9 November 1989. This marked the unification of the two parts of Germany and the beginning of the end of the communist bloc. The picture here depicts people making a teeny hole in the wall. A section of wall opened to all free movement. Third, the Berlin Wall as it stood before 1989. Credit 1 and 2. Freedom Ring. तो बर्लिन की दीवार है ये पूंजीवादी व्यवस्था, लोकतांत्रिक पूंजीवादी व्यवस्था और साम्यवादी दुनिया दोनों के बीच में, रूस और अमेरिका के बीच में स्पष्ट शब्दों में एक विभाजन का प्रतीक थी। जर्मनी के दो भागों में बांटा गया था। 1961 में ये दीवार बनी थी। पहली बात, दीवार कब बनी? 1961 में। और ये पश्चिम बर्लिन और पूर्वी बर्लिन दो अलग अलग क्षेत्रों में जर्मनी की राजधानी बर्लिन को बांटती थी। इस दीवार की लंबाई 150 किलोमीटर थी। सबसे बड़ी बात, ये ध्यान से सुने तो ये एक एक अंक में ये पर्सन बनते हैं और ये दीवार है जो 28 वर्षों तक खड़ी रही। 150 फीट लंबी, 150 किलोमीटर लंबी, 28 वर्षों तक ये दीवार रही है। और जनता ने इस दीवार को 9 नवंबर 1989 को दीवार को तोड़ दिया। यह दोनों जर्मनी के एकीकरण और साम्यवादी खेमे की समाप्ति की शुरुआत थी। यहाँ दिए गए इस चित्र इसी कथाक्रम के सामने रखते हैं। ये बताते हैं, पहला कि लोग दीवार में छोटा सा छेद कर रहे हैं। दूसरा, मुक्त आवागमन को संभव बनाने के लिए दीवार के एक हिस्से को गिरा दिया गया है। तीसरा, 1989 यानी ये 1989 से पहले बर्लिन की दीवार है, उसका ये दृश्य है। आप यहाँ पे इस दीवार को देख सकते हैं और ये दीवार है यहाँ पर। ये दीवार, ये छेद है इस दीवार में, ये दिखाया गया। ये लंबी दीवार है इस तरीके से, ताकि मुक्त आवागमन हो सके, उसको संभव करने के लिए ऐसा किया गया। तो आफ्टर इंट्रोडक्शन वी शैल मूव अहेड। व्हाट वाज द सोवियत सिस्टम? सोवियत सिस्टम क्या था, तो सोवियत प्रणाली क्या थी, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। द यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक USSR came into being after the Socialist Revolution in Russia in 1917. The revolution was inspired by the ideals of socialism as opposed to capitalism and the need for an egalitarian society. This was perhaps the biggest attempt in human history to abolish the institution of private property and consequently design a society based on principle of equality. In doing so, the makers of the Soviet system gave primacy to the state and the institution of the party. The Soviet political system centered around the Communist Party and no other political party or opposition was allowed. The economy was planned and controlled by the state. तो सोवियत प्रणाली क्या थी? मतलब
जो ये सिस्टम क्या था, सोवियत सिस्टम क्या था, तो जो समाजवादी सोवियत गणराज्य यूएसएसआर, द यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, यू यूनियन, एस सोवियत, सेकंड एस सोशलिस्ट और आर रिपब्लिक, केम इनटू बीइंग आफ्टर द सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन इन रसिया इन 1917। 1917 की जो बोल्शेविक क्रांति हुई थी, उस समाजवादी क्रांति के बाद ये सोवियत संघ गणराज्य यानी यूएसएसआर है वो अस्तित्व में आया था। यह क्रांति जो पूंजीवादी व्यवस्था के विरोध में हुई थी, अमेरिका में जो पूंजीवादी व्यवस्था थी या कुछ अन्य देशों में, उसके विरोध में हुई थी और समाजवाद के आदर्शों और समानता के जो मूल सिद्धांत समाज में जिनकी जरूरत है उनसे ये प्रेरित थी। यह मानव इतिहास में निजी संपत्ति की बिल्कुल जो निंदा करती थी और निजी संपत्ति की संस्था को समाप्त करने और समाज को समानता के सिद्धांत पर संचेत रूप से, एक्टिव रूप से रचने के लिए बड़ी कोशिश इसने की थी। ऐसा करने में सोवियत प्रणाली के निर्माताओं ने राज्य और पार्टी की संस्था को प्राथमिक महत्व दिया। सोवियत राजनीतिक पार्टी की धुर्री कम्युनिस्ट पार्टी थी। इसमें किसी अन्य राजनीतिक दल या विपक्ष के लिए जगह नहीं थी। अर्थव्यवस्था योजनाबद्ध और राज्य के नियंत्रण में थी पूरे तरह से। आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वार, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, द ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज दैट द सोवियत आर्मी हैड लिबरेटेड फ्रॉम द fascist forces came under the control of the USSR. The political and the economic systems of all these countries were modeled after the USSR. This group of the countries was called the Second World or the Socialist Bloc. The Warsaw Pact, a military alliance, held them together. The USSR was the leader of the bloc. तो दूसरे विश्व युद्ध के बाद पूर्वी यूरोप के देश सोवियत संघ के अंकुश में आ गए। सोवियत सेना ने इन्हें फांसीवादी ताकतों के चुगल से मुक्त कराया था। इन सभी देशों की राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था को सोवियत संघ की समाजवादी प्रणाली की तर्ज पर ढाला गया। इन्हें ही समाजवादी खेमे के देश या दूसरी दुनिया के देश कहा जाता है। इस खेमे का नेता समाजवादी सोवियत गणराज्य था। तो दूसरी दुनिया के देश कौन से थे? वो देश जिनकी सीमाएं सोवियत संघ, रूस, यूएसएसआर के साथ लगती थी, यूरोपीय देश, और ये इन सभी देशों ये सामाजिक प्रणाली की तर्ज पर इनको ढालने की कोशिश की गई थी यूएसएसआर के द्वारा, उसके प्रभाव के द्वारा। तो सेकंड वर्ल्ड इनको बोला गया था, सेकंड वर्ल्ड। तो व्हाट आर द सेकंड वर्ल्ड? तो दोज कंट्रीज विच वर क्लोजर टू USSR and they were having socialist influence, they were receiving socialist influence from USSR. The Soviet Union became a great power after the Second World War. The Soviet economy was then more developed than the rest of the world except for the US. It had a complex communications network, vast energy resources including oil, iron and steel. तो दूसरे विश्व युद्ध के बाद सोवियत जो संघ है वो महाशक्ति के रूप में उभरा। अमेरिका को छोड़ दे तो सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था शेष विश्व की तुलना में कहीं ज़्यादा विकसित थी। केवल अमेरिका को छोड़कर जो रूस है उसी को टक्कर दे रहा था, अमेरिका को उसके बराबर था, और इसकी तुलना में बहुत अधिक ये विकसित थी। पूरे विश्व में ऐसी अर्थव्यवस्था नहीं थी जैसी यूएसएसआर की थी। सोवियत संघ की संचार प्रणाली को अगर देखें बहुत अच्छे उन्नत थी। उसके पास ऊर्जा के संसाधन थे, खनिज तेल, लोहा, इस्पात, ये सारी मशीनरी उसके पास थी, सारे उत्पादन के साधन उसके पास थे। मशीनरी, प्रोडक्शन,
and a transport sector that connected its remotest area with efficiency. It had a domestic consumer industry that produced everything from pins to cars. So their quality did not match that of the Western capitalist countries. The Soviet state ensured a minimum standard of living for all citizens, and the government subsidized basic necessities including health, education, child care, and other welfare schemes. There was no unemployment. State ownership was the dominant form of the ownership. Land and productive assets were owned and controlled by the Soviet state. सोवियत संघ के दूर दराज के इलाके आवागमन की सुव्यवस्था थी। वहाँ पे दूर दराज के इलाकों में भी ट्रांसपोर्ट सिस्टम उनका बड़ा बढ़िया था। रूस में वहाँ पे बहुत बड़े विशाल सत्र पर ये रूस एक दूसरे सारे हिस्से आपस में कनेक्टेड थे। सोवियत संघ का जो घरेलू उपभोक्ता उद्योग है वो भी बड़ा उन्नत था और छोटी से छोटी चीज़ लेकर बड़ी से बड़ी चीज़ यानी कार से पिन से कार तक सारी चीज़ें यहाँ पे प्रोडक्शन होता था रूस के अंदर। हालांकि सोवियत संघ के उपभोक्ता उद्योग में बनने वाले जितनी वस्तुएं थी गुणवत्ता के लिहाज से पश्चिम देशों के स्तर की नहीं थी, यानी गुणवत्ता इतनी अच्छी नहीं थी, इनकी क्वालिटी इतना अच्छा नहीं था। अमेरिका में अच्छी चीज़ें बनती थी, लेकिन सोवियत संघ की सरकार ने अपने सभी नागरिकों के लिए एक न्यूनतम जीवन स्तर सुनिश्चित कर दिया था। सरकार ने सभी बुनियादी ज़रूरतें जिसमें स्वास्थ्य सुविधा आ जाए, शिक्षा आ जाए, बच्चों की शिक्षा, उनकी देखभाल, चाइल्ड केयर है, जो लोक कल्याण की चीज़ें हैं, सभी रियायती दरों पर मुहैया कराती थी अपने नागरिकों को। और बेरोज़गारी बिल्कुल भी नहीं थी, अनएम्प्लॉयमेंट का नाम नहीं था वहाँ। अगर किसी की कोई मलकियत है तो उसका जो कोई भी मलकियत है वहाँ समाज में, उसका मलकियत हक या मालिकाना हक राज्य या सरकार का होता था। भूमि या फिर अन्य उत्पादक संपदाओं पर भी स्वामित्व होने के अलावा नियंत्रण इस पूरा राज्य का ही था वहाँ, स्वामित्व भी और उस पर नियंत्रण भी। The Soviet system, however, became very bureaucratic and authoritarian, making life very difficult for all its citizens. Lack of democracy and the absence of freedom of speech stripped people who often expressed their dissent in jokes and cartoons. Most of the institutions of the Soviet state needed reform. The one-party system, represented by the Communist Party of the Soviet Union, had taut control over all institutions and was unaccountable to the people. The party refused to recognize the urge of people in the 15 different republics that formed the Soviet Union to manage their own affairs, including their cultural affairs. Although on paper, Russia was only one of the 15 republics that together constituted the USSR. In reality, Russia dominated everything, and people from other regions felt neglected and often suppressed. सोवियत प्रणाली पर देखा जाए तो नौकरशाही का बहुत ज़्यादा प्रभाव था। द सोवियत सिस्टम however became very bureaucratic and authoritarian, और यहाँ की जो शासन प्रणाली सत्तावादी हो गई थी, अथॉरिटेरियन, मतलब लोगों को अपनी सत्ता मनवाने का यहाँ पे सरकार द्वारा प्रभाव ऐसे जमाया जाता था ताकि वो सत्तावादी हो और लोगों पे अपना प्रभाव जमाए, और ये चीज़ें नागरिकों को बिल्कुल पसंद नहीं होती।
क्योंकि इससे नागरिकों का जीवन है वो कठिन होता चला गया और लोकतंत्र की बात करें और अभिव्यक्ति की आज़ादी की बात करें तो वो बिल्कुल भी लोगों के पास नहीं थी। और इस तरीके से लोगों ने अपनी असहमति थी सरकार के प्रति, राज्य के प्रणाली के प्रति, तो वो अक्सर चुटकुलों और कार्टूनों के माध्यम से अपने सरकार के प्रति विरोध है या अपनी नाराज़गी व्यक्त करते थे। सोवियत संघ की जो अधिकतर संस्थाएं हैं उनमें सुधार की ज़रूरत थी। सोवियत संघ में एक दल था, केवल एक ही दल, और वो था कम्युनिस्ट पार्टी का शासन। इस दल का सभी संस्थाओं पर बहुत ज़्यादा अंकुश लगा रखा था, सभी संस्थाओं पर बड़ा कंट्रोल था इनका, और यह दल जनता के प्रति जवाबदेह नहीं था। जनता के प्रति कोई इनका उत्तरदायित्व नहीं बनता था। जनता ने अपनी संस्कृति और बाकी मामलों में साज संभाल अपने आप करने के लिए 15 गणराज्यों में मिलाकर सोवियत संघ बना था। सोवियत संघ कितना 15 गणराज्यों से मिलकर बना था, लेकिन पार्टी ने जनता की इस इच्छा को पहचानने से इनकार कर दिया और वहाँ पे एक ही संघ रूस, हालांकि जो सोवियत संघ के नक्शे में था तो रूस अकेला था, जो संघ के अन्य 15 गणराज्यों में से एक था, और वास्तव में रूस का हर समय उस यूएसएसआर में प्रभुत्व था। ये बात जनता को पसंद नहीं थी अन्य गणराज्यों की, क्योंकि अन्य क्षेत्रों की जनता अक्सर अपने आप को उपेक्षित और दमित महसूस करती थी। इन द आर्म्स केस, और जहाँ तक हथियारों की बात है, द सोवियत यूनियन मैनेज टू मैच द यूएस फ्रॉम टाइम टू टाइम, बट एट ग्रेट कॉस्ट। द सोवियत यूनियन lagged behind the West in technology, infrastructure, easy transport, power, and most importantly in fulfilling the political or economic aspiration of citizens. The Soviet invasion of Afghanistan in 1979 weakened the system even further. Though wages continued to grow, productivity and technology fell considerably behind that of the West. This led to shortages in all consumer goods. Food imports increased every year. The Soviet economy was flattering in the late 1970s and became stagnant. इन द आर्म्स रेस, जहाँ तक हथियारों की बात है, हथियारों की होड़ में सोवियत संघ ने समय समय पर अमेरिका को बराबर की टक्कर दी, लेकिन उसे इसकी भारी कीमत भी चुकानी पड़ी। सोवियत संघ प्रौद्योगिकी और बुनियादी ढांचे जैसे परिवहन, ऊर्जा, इसके मामले में पश्चिमी देशों की तुलना में पीछे रह गए। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह थी कि सोवियत संघ अपने नागरिकों की राजनीतिक और आर्थिक इच्छाओं को पूरा नहीं कर सका, उनकी आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर पाया। सोवियत संघ ने 1979 में अफ़गानिस्तान में हस्तक्षेप किया, जिसकी ज़रूरत नहीं थी, बेवजह ऐसा किया। इससे जो सोवियत संघ की व्यवस्था और भी कमज़ोर हो गई। हालांकि सोवियत संघ में लोगों का परिश्रमिक लगातार बढ़ता रहा, लेकिन उत्पादकता की बात करें, प्रौद्योगिकी के मामले की बात करें, तो वह पश्चिमी देशों से काफ़ी पीछे छूट गया और इस तरह उपभोक्ता के लिए वस्तुओं की कमी हो गई। खाद्यान्न का आयात करना पड़ा और हर साल ये आयात है साल दर साल बढ़ता चला गया। 1970 के दशक के अंतिम वर्षों में यह व्यवस्था लड़खड़ा रही थी और फिर बाद में ये ठहर सी गई। तो इस तरीके से यूएसएसआर कमज़ोर होता गया और वो
अपने देश में अपने नागरिकों की ज़रूरतों को समझने में नाकाम रहता गया। बहुत सारी चीज़ें रूस को कमज़ोर कर रही थी। तो आज के लिए इतना ही। बाकी जो कल को हम गोर्बाचेव एंड द डिसइंटीग्रेशन, गोर्बाचेव और डिसइंटीग्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। डिसइंटीग्रेशन मीन्स सोवियत संघ का जो डिसइंटीग्रेशन हुआ था, विघटन हुआ था, उसके बारे में हम कल को पढ़ेंगे। मिखाइल गोर्बाचेव की बात करेंगे, हु हैड बिकम जनरल सेक्रेटरी ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ द सोवियत यूनियन इन 1985। तो चलो बच्चों, आज के लिए इतना ही। मे गॉड सरस्वती ब्लेस यू विद ग्रेट ट्रेजर ऑफ नॉलेज। मे लिव लॉन्ग, वर्क हार्ड